सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने जा रहे हैं। हम लोग लॉ ऑफ क्राइम्स की एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं जहां हम लोगों ने कल की वीडियो पर जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करी थी। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की एंड सेंटेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया के बारे पर। ठीक है, आज हम इन दो टॉपिक्स को बैठ करके कवर करने का प्लान करेंगे, इसको करने की ट्राई करेंगे। तो कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ाई करी थी, हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस करा था, फिर हम लोगों ने देखा था कि आईपीसी का एक्सटेंट एंड ऑपरेशन क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों ने फिर बात करी थी क्राइम की डेफिनेशन के बारे पे, फिर क्राइम की इसेंशियल एलिमेंट, एक्ट सीरियस, मेन सीरिया। फिर कल हम लोगों ने बात करी थी जनरल एक्सप्लेनेशंस की, जो था चैप्टर 2। आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 3 विच टॉक्स अबाउट पनिशमेंट एंड सेंटेंसिंग पॉलिसी। तो ये चैप्टर 3 है ऑफ पनिशमेंट एंड सेंटेंसिंग पॉलिसी। तो अगर हम ऊपर जा करके देखेंगे जो हम लोगों का इंडेक्स है, देखो जब भी आपको एक्ट चेक करना होता है, इंडेक्स हेल्प्स यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग। जो आप लॉ पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ने का बेसिक पर्पस ये नहीं है कि आपको सब पढ़ना है। लॉ पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको पनिशमेंट देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि पनिशमेंट में आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पहले यहाँ पर को आकर के, जैसे आपके पास कोई केस निकल करके आएगा तो आप देखोगे कि आपको किस जगह आकर के क्या चीज़ चेक करनी है। तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको पूरा एक्ट पढ़ करके याद नहीं करना। जो आपको देखना है वो देखना है कि आपके लिए रेलेवेंट क्या चीज़ है। देखो, आपको पूरा एक्ट पता होना चाहिए, आपको पूरे एक्ट का जस्ट पता होना चाहिए, पूरे एक्ट का बेस पता होना चाहिए। बट व्हेन इट वुड कम टू द फैक्ट कि आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देख करके प्लीड करनी है, तो उस केस पर आप लोगों को फिर देखना पड़ेगा कि आप लोग किस पर्टिकुलर पोर्शन पर आकर के किस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहे हो, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो चैप्टर 3 बात करते हैं पनिशमेंट्स की। हमारा जो आज का टॉपिक है वो पनिशमेंट के ऊपर ही है। अगर मैं सिलेबस कहीं मुझे मिलता है, ये आई गेस सिलेबस है BLLB वाला, अगर ये खुल करके देखते हैं तो ये हम लोगों ने एक्सटेंट ऑपरेशन कवर कर लिया, हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ क्राइम कवर कर लिया, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एक्ट सीरियस, मेन सीरिया कवर कर लिया, हम लोगों ने सेक्शन 652A जनरल एक्सप्लेनेशंस कल कवर कर लिए हैं। आज हमारा बेसिक एम होने वाला है कवर करने का पनिशमेंट एंड सेंटेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया। हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, जो पनिशमेंट है इसको समझने के लिए अगर हम सिर्फ आईपीसी को पढ़ेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज आईपीसी जस्ट टॉक्स अबाउट बेसिक पनिशमेंट्स की पनिशमेंट क्या क्या दे रखी है। तो अगर हम लोग सेक्शन 53 की बात करेंगे, सेक्शन 53 बात करता है पनिशमेंट, तो वहाँ सारी पनिशमेंट जो है वहाँ एक्सप्लेन कर रखी है। और सेंटेंसिंग पॉलिसी बाकी के जो सेक्शंस है वहाँ कहीं ना कहीं हद तक एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आप यहाँ आकर के देखते हो, एक सेकेंड, यहाँ आप देखोगे 53 में पनिशमेंट दे दी, बट इसके बाद जो दे रखा है ये बात करता है सेंटेंसिंग की। सेंटेंस क्या होगा, कैसे होगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, बाकी चीज़ों सेंटेंसेस की बात कर रहा है। वरना को पनिशमेंट भी कवर कर रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, बट लिमिट क्या है, कब पनिशमेंट देनी है, कैसे देनी है। तो बेसिकली जो पोर्शन निकल करके आ रहा है, इट इज़ कवरिंग योर सेंटेंसिंग पॉलिसी। आप यहाँ सेंटेंसिंग पॉलिसी कवर करने की बात कर रहे हो। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो अब हम बात करने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है पनिशमेंट एंड सेंटेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया। तो हम यहाँ पर को आकर के इसको आप समझेंगे। उससे पहले हम जाते हैं एक बार आईपीसी पर, और आईपीसी पर आकर के हम चलते हैं हमारे सेक्शन 53 पर। पहले हम पनिशमेंट देखते हैं कि पनिशमेंट क्या है। तो आईपीसी के हिसाब से 6 टाइप की पनिशमेंट है, जो बेसिकली 5 पनिशमेंट के अंदर कवर हो जाती हैं, क्योंकि एक को हमने रिपील कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली 6 पनिशमेंट आईपीसी के अंदर दे रखी है। जस्ट अ सेकेंड, ये तो 6 पनिशमेंट आईपीसी के अंदर दे रखी हैं। आईपीसी के हिसाब से 6 पनिशमेंट हमारे पास हैं। बट जो थर्ड पनिशमेंट था, थर्डली, उसको हम रिमूव कर चुके हैं, बिकॉज थर्डली वॉज हेयर। तो आप देखोगे थर्डली पनिशमेंट क्या दी गई थी आईपीसी के अंदर, तो पीनल सर्विट्यूड था। सर्विट्यूड मतलब बेसिकली आपको काइंड ऑफ जिंदगी भर के लिए बंध मजदूर टाइप का बना करके रख दिया जाता था। उस पनिशमेंट को हम लोगों ने रिपील कर दिया है। अब रिपील क्यों कर रखा है, क्योंकि जो आपका आर्टिकल 21 है वो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो लिबर्टी का कंसेप्ट है उसके हिसाब से जो ये सर्विट्यूड है, दिस डज नॉट वर्क, बिकॉज ये आपकी डिग्निटी के अगेंस्ट है, आपकी लाइफ के अगेंस्ट है। तो चक्कर पर उसको हमने रिमूव कर दिया है। बट बाकी पनिशमेंट देने का पर्पस समझने के लिए हमको थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट समझना पड़ेगा।
अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपके स्कूल्स कॉलेजेस पे आपको थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के बारे पे डिटेल पे ना पढ़ाया जाए, बट इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड कि आप कब किसको क्या पनिशमेंट देने वाले हो। तो पहले पढ़ते हैं सेक्शन 53, ठीक है। सेक्शन 53 बात करता है द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड आर। तो इस कोड के अंदर जो पनिशमेंट लोगों को दी जा सकती है, देखो हम लोगों ने पहले जनरल एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, हमको पता है किस चीज़ का मतलब क्या है। अब हम बात करें पनिशमेंट की, तो जब जब पनिशमेंट की बात दी जाएगी इस कोड के अंदर, पनिशमेंट कौन कौन सी होगी एक्सप्लेन कर दिया है। जो पहली पनिशमेंट हो सकती है वो हो सकती है डेथ। आप किसी इंसान से उसकी जान ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल निर्भया का केस जो हुआ था दिल्ली गैंग रेप केस, निर्भया केस, उस निर्भया केस के अंदर जो 4 ऑफेंडर्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी एंड फाइनली दे वर हंग टू डेथ, ठीक है। तो पहली पनिशमेंट डेथ मिल सकती है। सेकंड मिल सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिंदगी भर के लिए आजीवन कारावास। अब कुछ लोगों को आप कहते हुए सुनोगे कि ये सिर्फ 14 ईयर्स की होती है या 10 ईयर्स के ऊपर ख़त्म हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। जो ये वर्ड है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इसका मतलब है आपकी पूरी ज़िंदगी भर के लिए आपको बंद रखा जा सकता है, बट आपकी फिर कंडक्ट को देख करके, आपके अच्छे कंडक्ट को देख करके, आपका अच्छा काम देख करके, आप कितनी रिस्टोर हो चुके हो, आप सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं बचे, तो आपको जल्दी भी छोड़ा जा सकता है इवन व्हेन यू गेट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड ईयर हम हटा चुके हैं, तो जो थर्ड टाइप की पनिशमेंट हमको दे सकते हैं वो है इम्प्रिजनमेंट। देखो एक तो आजीवन कारावास मिल गया, आपको ज़िंदगी भर के लिए बंद कर दिया, बट जब इम्प्रिजनमेंट की बात करें 2 टाइप की हो सकती हैं। बाकी हो सकता है 2 साल की इम्प्रिजनमेंट दें, 7 साल की दें, 10 साल की दें, 14 साल की दें, तो वो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 टाइप की हो सकती है। ये भी 2 टाइप की हो सकती है। यहाँ पर को क्या क्या आ सकता है, रिगरस दैट इज विथ हार्ड लेबर, आपको काम करना पड़ेगा, आपको पत्थर फोड़ने पड़ेंगे, मजदूरी करनी पड़ेगी, आपको अंदर रह करके मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लेबर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल रखी है। सेकेंड है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल का मतलब क्या है, आराम से सिंपल वाला, आप सिर्फ जेल के अंदर बंद हो, आप बैठे हो और आप कुछ टाइम के बाद बाहर निकल करके आ जाओगे। तो अब डिपेंड करता है आप कैसा क्राइम कमिट कर रहे हो, कितना हीनियस क्राइम कमिट कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट उस हिसाब से मिल सकता है। फिर आता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त करा जा सकता है। आपने बैंक से लोन लिया, डिफॉल्ट कर दिया, आपने किसी के साथ कोई फ्रॉड करा बहुत तगड़ा वाला, एंड देन आप फरार हो गया, पैसे लेकर के भाग गए, तो कोर्ट कहे कि भाई आपकी प्रॉपर्टी को पकड़ो, अटैच करो और इसको बेच करके जो पैसा निकल करके आ रहा है विक्टिम को दे दो। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त भी करा जा सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी। और फाइनली हमारे पास है ऑप्शन फाइन का, सिर्फ और सिर्फ फाइन देकर आपको छोड़ सकते हैं। अब हो सकता है आपको पनिशमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिले और साथ में फ़ाइन मिल जाए, क्योंकि बहुत सेक्शंस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपको पनिशमेंट के साथ साथ फाइन भी मिल सकता है, आपका फोकस्ड प्रॉपर्टी भी हो सकती है विद इम्प्रिजनमेंट। तो वो डिपेंड करता है किस सेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है और किस सेक्शन पर क्या दे रखा है। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो जब हम लोगों ने बात करी थी क्राइम की, हमने देखा था क्राइम के 4 स्टेजेस हैं, राइट। पहला क्या था, आपको अगर याद होगा और आपने अगर पुरानी वीडियोस देखी होगी, तो पहला था इंटेंशन। इंटेंशन के बाद था हमारे पास गेस व्हाट, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद हमारे पास था इंटेंशन, प्रिपरेशन, फिर आप करोगे अटेम्प्ट एंड फाइनली क्राइम का कमीशन। तो हमारे पास ये 4 टाइप की पनिशमेंट हम लोगों को दी गई थी। अब इनमें से जो 2 पनिशमेंट थी, हमने कहा था कि यहाँ पनिशमेंट मिलना इम्पॉसिबल सा होता है, बिकॉज इट इज़ हार्ड टू प्रूव। प्रिपरेशन के केस पे कुछ जगहों पे पनिशमेंट दी जाती है, अटेम्प्ट और कमीशन पे पनिशेबल है। अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल अंडर सेक्शन 511। कुछ क्राइम का स्पेसिफिक दे रखा है, बट अदर देन दैट अगर कोई अदर क्राइम हो तो 511 पर वो कवर हो जाता है। अब अटेम्प्ट हम बात कर रहे हैं कि पनिशेबल होगा, तो पनिशमेंट का यूज़ क्या है। तो पनिशमेंट एक नया कंसेप्ट नहीं है, हम सब पहले से पनिश होते होते आ रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस की, पनिशमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम बात करते हैं किसी मतलब अपनी हम सोसाइटी की अगर बात करते हैं, तो फ्रॉम हिस्टोरिक टाइम जो पनिशमेंट दी जा रही है, देते हुए हम आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा बारबेरिक एक्ट है उसको रोक करके लोगों को पकड़ करके बंद करना, वो करना, इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। तो पनिशमेंट नाम का जो वेपन था कि ये बारबेरिक एक्ट जो है, जो ये गलत काम हो रहे हैं वो रुक जाए, उसके लिए पनिशमेंट देने की हमको नीड किसी ना किसी तरह पड़ी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पनिशमेंट किसी चीज़ में मिल सकती है, आपको पनिशमेंट कभी ना कभी लाइफ पर मिली होगी।
तो अगर आपने सीरियस क्राइम ना भी करा हो तभी पनिशमेंट दी गई होगी। इवन अगर आप बात करो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स की, जैसे आप बात करो रामायण की, महाभारत की, तो उन चीज़ों के अंदर भी पनिशमेंट देने की बात करी गई है। ठीक है, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, यहाँ सब पनिशमेंट के बारे पे ही कहीं ना कहीं जाकर के बात करी गई है। ठीक है, तो हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे कि जो पनिशमेंट है उसकी थ्योरी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो थ्योरी निकल करके आती है, देखो मैंने कहा पनिशमेंट हमको आईपीसी के अंदर 5 टाइप की दी गई है, एक हमने रिपील कर दिया तो 5 टाइप की बची है, 6 टाइप की पनिशमेंट हुआ करती थी। पहली है डेथ। डेथ के बाद आपकी सेकंड टाइप की पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। थर्ड हम लोगों ने रिपील कर दी थी। फोर्थ जो पनिशमेंट हमारे पास है सिंपल और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, 3 हो गई। उसके बाद 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड 5th टाइप की पनिशमेंट जो है वो है फाइन। तो 5 टाइप की पनिशमेंट आईपीसी के अंदर प्रिस्क्राइब कर रखी है। अब हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट तो पनिशमेंट की थ्योरीज कौन कौन सी है हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरी पनिशमेंट की वो है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, इसको आप नोट डाउन कर लो, आपके नोट्स बना लो, आपके लाइफ में बहुत इसका इंपॉर्टेंस आएगा जब आप लॉ की फील्ड पे एंटर करोगे। तो सेकंड टाइप की थ्योरी है वो है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी, पहले मैं सब नाम लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम इनको डिटेल में समझेंगे। थर्ड इज प्रिवेंटिव थ्योरी, कुछ का नाम पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी कि इनका मतलब क्या है। प्रिवेंटिव थ्योरी, ठीक है। फोर्थ का मतलब निकल करके आएगा इनकैपेसिटेशन थ्योरी। ठीक है, तो इनकैपेसिटेशन थ्योरी, इनकैपेसिटेशन थ्योरी। फिफ्थ है आपका कंपनसेटरी थ्योरी। कुछ बुक्स में आपको 4 थ्योरी दी गई होंगी, कुछ बुक में 5 मिल जाएंगी। तो मैंने जो ये निकाल कर रखी है अपने नोट्स वगैरह पर, तो ये मैंने अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करके निकाल रखी है, जिससे आपको हेल्प मिल जाए कि जितनी मुझे मिल पाई मैं निकाल कर रखी। हो सकता है इसके अलावा भी कोई ना किसी प्रोफेसर ने, किसी न किसी राइटर ने कुछ और थ्योरी प्रोफेस करी हो, कुछ लिख करके दी हो। तो हम लोग इनमें से कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। यूटिलिटेरियन थ्योरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे देखो पनिशमेंट आपको भी लाइफ में कभी ना कभी मिली होगी। आपने कभी कोई गलत काम करा तो हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा हो, आपको मारा हो, आपकी पिटाई लगाई हो, तो वो पनिशमेंट का टाइप है। ठीक है, तो ये सब पनिशमेंट आपको तब दी जाती है जब आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जो अनलॉफुल हो, जो गलत हो, जो किसी की नज़रों में गलत हो। अब पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करो और आपको कुछ भी पनिशमेंट दे दी जाए। पनिशमेंट का क्वांटम होना चाहिए। मैं किसी को थप्पड़ मारूँ तो मुझे ये ना हो कि सोसाइटी बोले कि इसको भाई फांसी लगा दो। थप्पड़ मारने के लिए फांसी देना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो काम हम नहीं करते हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की, तो हम लोग इनको सोच कर समझ करके चलते हैं और उसके बेसिस पर हम लोगों ने अपनी पीनल प्रोविजंस के अंदर इन पनिशमेंट का जो क्वांटम है और जो कंसेप्ट है वो लगा करके दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे, हमारी जो पहली थ्योरी होने वाली है वो होने वाली है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। मुझे किसी का मैसेज आने पे लगा है बार बार। लोगों की तबीयत यहाँ ख़राब हो रही है, बुखार वगैरह लोगों को आ रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके मैसेजेस आने पे लगे हैं। इसको बंद करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। तो समझना पड़ेगा रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या है? इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ वेंजेंस, बदले की थ्योरी। ठीक है,
अगर नाम निकल करके आए तो आप उसको जान सकते हो, थ्योरी ऑफ वेंजेंस। अब थ्योरी ऑफ वेंजेंस क्या है? बदलाव। ये थ्योरी बेस करती है अपना जो पूरा इस थ्योरी का जो कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम लेक्स टेलिओनिस। लेक्स टेलिओनिस इस थ्योरी का पूरा बेस है। अब लेक्स टेलिओनिस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एन आई फॉर एन आई। अगर आपसे कोई लोग बात करते हैं, आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि तो बेसिकली अगर आपने लोगों से बात करी हो सऊदी अरेबिया वगैरह पर, तो उस केस पर एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड दो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जरा एक मैसेज पर रिप्लाई करना है, इम्पॉर्टेंट मैसेज है बड़ा। हम लोगों का शायद कल कॉलेज नहीं है, आई एम स्टडीइंग इन न्यू रायपुर राइट नाउ, तो हम लोगों का कल इलेक्शन है कॉलेज के अंदर, तो इट्स नो ऑफिस टुडे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं इसको पॉज नहीं कर सकता। पॉज करने के बाद वो अलग वीडियोस बन जाती हैं, फिर मर्ज करने पर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम आते हैं, हम बात करें रेट्रिब्यूटिव थ्योरी पर। किसी का मैसेज आया था, उसको रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट था, तो दैट्स व्हाई। या सो थ्योरी बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ लेक्स टेलिओनिस पर, जिसका मतलब होता है एन आई फॉर एन आई। मतलब आंख के बदले आंख। अगर किसी ने आपका हाथ काटा, उसका हाथ काट दो। किसी ने थप्पड़ मारा, उसे थप्पड़ मार दो। टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा उसको वैसा करके पनिशमेंट दो, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इस थ्योरी की, तो ये थ्योरी तब अप्लाई होती है जब बहुत हीनियस क्राइम हुआ हो। छोटे मोटे क्राइम पर आप इनकी बात नहीं करते, बट हीनियस क्राइम जब होता है तब आप इन थ्योरीज की बात करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल निर्भया रेप केस, जो दिल्ली में गैंग रेप हुआ था 2012 पर। आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इस केस के आने के बाद बहुत सारे क्रिमिनल लॉ पर अमेंडमेंट निकल करके आए थे। तो ये केस एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, इंडिया का एक लैंडमार्क केस है, जिसके बाद इंडिया में क्रिमिनल लॉ के ऊपर खासकर रेप को लेकर के काफ़ी बदलाव निकल करके आए थे। जैसे 2012 से पहले एज ऑफ कंसेंट वॉज 16, 12 के बाद इट वॉज इंक्रीज टू 18, ठीक है। तो उसके अलग रिपरकशंस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आना शुरू होगा। यू आर नॉट गोइंग टू दैट थिंग राइट नाउ, बिकॉज हमारा जो बेसिक फोकस है इट इज़ राइट नाउ ऑन थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो निर्भया रेप केस, जैसे इतना बड़ा कोई रेप केस हो, हाथरस का जो भी रेप केस हुआ था, तो जब इन चीज़ों की आप बात करते हो तो तब आप इनको यूज़ करते हो। तो इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी का मतलब क्या है? इस थ्योरी का देखो, जब थ्योरीज की हम बात करते हैं तो थ्योरीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का मतलब है एन आई फॉर एन आई, बट इसका जो बेसिक एम है वो है डिटेरेंट, DETERRENT, डिटेरेंट। हमने एक थ्योरी दी है डिटेरेंट थ्योरी, एक अलग थ्योरी भी है, और जो ये रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है इसका पर्पस भी डिटेरेंट कॉज करना है। आप चोरी करोगे, आपको इक्वल आपके साथ पनिशमेंट आपको दी जाएगी। आपने थप्पड़ मारा, आपको थप्पड़ मारा जाएगा। आपने किसी की हाथ पांव तोड़ दी मार करके, तो आपके हाथ पांव तोड़े जाएंगे मार करके। तो अगर अगला बंदा सोचेगा भाई मैं कुछ करूँगा मेरे साथ भी हो जाएगा, तो हम डरते हैं। तो उस डर के इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग ठीक है, हम लोग उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं कि आप रेट्रिब्यूटिव थ्योरी के अंदर ला करके दो। बट जब हम बात करते हैं इस थ्योरी की, ह्यूमन राइट के वॉल्यूशन का काफ़ी बड़ा क्वेश्चन निकल करके आता है कि ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहा है। अब हो सकता है किसी इंसान ने कोई क्राइम ना करा, बट वो फंस गया, उसके साथ पनिशमेंट दी जा रही है, वो सब करा जा रहा हो। सो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस दिस प्रॉपर कंसेप्ट, बिकॉज हम लोग एक मॉडर्न सोसाइटी है, हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटी नहीं है, हम बारबेरियंस नहीं है, हम अब डेवलप हो चुके हैं। तो उस डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोगों को पनिशमेंट देनी पड़ेगी। अब सपोज कोई इंसान क्राइम करे, उसके साथ आप सेम क्राइम कर दो, सेम चीज़ उसके साथ कर दो, तो इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड, ठीक है। तो इसको समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो
इससे पहले हम इस रेट्रिब्यूटिव थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल पे जा करके समझें। हमको समझना पड़ेगा कि थ्योरी कब निकल करके आती है। देखो, दो इस थ्योरी के बेसिक एलिमेंट निकल करके आ सकते हैं। पहला कि जो आपकी सोसाइटी हो पर्सोनिफाई हो सकती है, तो सोसाइटल पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, सोसाइटल पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, जो आपकी सोसाइटी है वो एक पर्सन का फॉर्म लेकर खुद पनिशमेंट देने की बात करना शुरू कर देगी। और सेकंड है करेक्शनल वेंजेंस, आप बदले की भावना से कि आगे कोई क्राइम ना करे तो आप वो करना शुरू कर दोगे, करेक्शनल वेंजेंस। ठीक है, तो अगर सोसाइटी के किसी आदमी के साथ कोई बहुत हीनियस क्राइम कभी अगर कमिट करा जाता है तो जो पूरी सोसाइटी से अफेक्ट होती है, तो सोसाइटी क्या करती है, वो साथ में आकर के ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो एक नेचुरल पर्सन हो, और जो पनिशमेंट, जो फीलिंग निकल करके आ रही होती है, उस फीलिंग को वो आकर के जस्टिस डिमांड करते हैं कि उसके साथ भी वही काम करा जाए, या उसकी फिर खुद ही सोसाइटी ग्रुप में आकर के पनिशमेंट रेंडर कर देती है। अगर खुद सोसाइटी आकर के पनिशमेंट रेंडर कर ले, इट बिकम्स करेक्शनल वेंजेंस। बट जिस टाइम सोसाइटी जस्टिस डिमांड कर रही होती है, इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली का जब गैंगरेप हुआ था तो पूरी देश के जो लोग थे, हम सब साथ आ गए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, कि क्या हो रहा है, उसको आप आकर के इम्प्रूव करो। तो जब सोसाइटी को लगता है कि जस्टिस मिले, वो डिमांड करना शुरू करती है कि नहीं भाई जस्टिस लेकर के आओ, बहुत ज़्यादा हो गया है, वरना हम लोग करेक्शनल वेंजेंस कर देंगे। सरकार को फोर्स करती है कि आप उन लोगों को पनिशमेंट दो, वरना हम लोग करेक्शनल वेंजेंस पे उतर के आ जाएंगे। और फिर आप देखते रहोगे कि हो क्या रहा है। अगर सोसाइटी के साथ वो ना करा जाए, उसको जस्टिस ना दिया जाए, तो फिर करेक्शनल वेंजेंस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखो कि सपोज कोई रेप, किसी का रेप हुआ या किसी का मर्डर हुआ, कुछ बहुत हीनियस क्राइम कमिट हो गया, तो सोसाइटी साथ खड़ी है, जस्टिस डिमांड कर रही है। जैसे जेसिका लाल का मर्डर था, निर्भया का गैंग रेप था, ठीक है, तो जस्टिस डिमांड करी है, सब साथ आ रखे हैं, कैंडल मार्च चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ होने पर लगा है। अब बहुत प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, जो आपके अपराधी हैं खुले घूम रहे हैं। तो एट दी एंड सोसाइटी क्या करती है, वो ग्रुप पर आती है, इकट्ठा होती है, जिन लोगों ने क्राइम करा होता है पकड़ती है, पकड़ करके उनको मार देती है, उनके साथ बहुत तगड़ा वेंजेंस ले लेती है, पकड़ पकड़ के पीटना मारना। आपने देखा होगा कितनी बार वीडियो वायरल होती है, कोई इंसान कुछ गलत काम कर रहा होता है, लोग पकड़ के मार पिटाई कर देते हैं उसकी। आपने देखा होगा कोई लड़की छेड़ रहा है, लोग आते हैं पीट देते हैं, तो वो क्या है, वो करेक्शनल वेंजेंस है। सोसाइटी पहले पर्सोनिफाई हो रही है, साथ आ रही है, फिर वेंजेंस ले रही है, एक नेचुरल पर्सन की तरह निकल करके आकर के। ठीक है, तो जो हमारा रेट्रिब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट है, ये बहुत जगह पर यूज़ करा गया है, बट इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, अगर कोई इंसान कोई क्राइम करता है, इफ समवन कमिट्स अ क्राइम, तो उसको आप उसी के प्रोपोर्शनल पे पनिशमेंट दोगे। अगर कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसके साथ भी आप हीनियस क्राइम करो, उसको भी आप सेम, जो उसने किसी और को सफ़र करवाया है, आप उसको भी सेम चीज़ सफ़र कराओ। दूसरा है, इट इज़ मॉरली गुड। तो अगर आप किसी इंसान को कोई सपोज क्राइम करके आता है, तो उसको पनिशमेंट दे करके कोर्ट ने कहा कि इम्प्रिजनमेंट बंद कर दो, उसने बहुत तगड़ा क्राइम कर रखा है, बहुत हीनियस क्राइम कर रखा है, तो आप बोलोगे उसने क्राइम कर रखा है, उसको उसी के इक्विवेलेंट पनिशमेंट दी जाए, तो मॉरली आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप मॉरली गुड समझोगे। ठीक है। एंड थर्ड इज कि अगर किसी इनोसेंट ने कोई क्राइम नहीं कर रखा, तो आप किसी इनोसेंट को हर्ट नहीं करोगे। इनोसेंट शुड नॉट बी हर्टेड, क्योंकि आप अगर हर्ट करोगे तो जो प्रोपोर्शनल का चीज़ है ये इम्प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसने क्राइम नहीं करा है बट आप उसको पनिश कर दे रहे हो। तो जो तीनों चीज़ों को डिटेल पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब हम कभी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस या क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इसकी कुछ खास ऐसी नीड है नहीं। ठीक है। तो जितनी भी आपकी पनिशमेंट होती हैं, समवेयर और दी अदर दे आर रेट्रिब्यूटिव इन नेचर। तो जब आप टॉट पर डैमेज क्लेम करते हो तो कहीं ना कहीं पर को आप कंपनसेशन ले लेते हो, तो उनको आप रेट्रिब्यूटिव नहीं मानते हो। बट अगर आप सेम उनके साथ वेंजेंस लेकर आने की बात करते हो तो तब उस केस पर आप उसको सेम एम्बिट की पनिशमेंट दोगे। किसी ने मर्डर करा तो उसका मर्डर कर दो। दिस इज थ्योरी ऑफ रेट्रिब्यूशन। मर्डर इज इक्वल टू मर्डर, थेफ्ट इज इक्वल टू थेफ्ट। हाथ काट दो, कुछ और कर दो, इक्वल डैमेज उसको दो, उसको इक्वली हर्ट करो। ठीक है। बट अब क्या है, इस थ्योरी पे हमने आई फॉर एन आई बोला, टिट फॉर टैट।
अगर कोई हाथ तोड़ रहा है तो उसके हाथ तोड़ दो, बेसिकली मतलब ये है। बट सपोज करो समवन कमिट्स अ रेप, तो अब जाकर के आप उसके साथ कुछ और ऐसा काम नहीं करोगे, यू वॉन्ट गिव हिम सेक्स, वो रेप कर रहा है, आप जाकर के सेक्स नहीं दोगे करने के लिए उसको, यू विल आस्क हिम कि डेथ पेनल्टी दो, जो उसका प्रपोर्शन क्राइम का है इट शुड बी इक्विवेलेंट, आप उसको सेम चीज़ नहीं दोगे, बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन, वो पनिशमेंट नहीं हो जाएगी, ही विल स्टार्ट एंजॉइंग इट, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम रेट्रिब्यूटिव थ्योरी को यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स पर, तो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी रेट्रिब्यूटिव थ्योरी की बात करी गई है। अब देखो मैंने एग्जांपल दिया, आप कोई रेप कर रहा है तो उसको आप पनिशमेंट डेथ की दे रहे हो, इसको आप इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो, उसको आप कुछ और पनिशमेंट दे रहे हो, बट यू आर नॉट गिविंग हिम, यू आर नॉट रेपिंग हिम बैक, बिकॉज दैट वुड बी इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पनिशमेंट इट वुड बिकम अ प्लेजरेबल थिंग फॉर हिम, ठीक है, बिकॉज वो एक अलग मानसिकता का आदमी है, आप उसको सेम ट्रीटमेंट नहीं देने वाले हो। कोई मर्डर करेगा, मर्डर उसका कर सकते हो, बट मेरी सिचुएशन डिफरेंट है, तो डिपेंड करता है। बट हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पर इसको दिया गया है। बेसिकली पहले हम बात करते हैं रामायण की। रामायण में आपको याद होगा कि सूर्पनखा आती है तो लक्ष्मण की नाक काट देते हैं, तो रावण भगवान राम को और लक्ष्मण जी को टाइम नहीं देते कि वो अपनी चीज़ को रिपेंट कर सकें, बट उसके बाद फिर उसका बदला लेने के लिए, नाक काटने का बदला लेने के लिए रेट्रिब्यूशन पर रावण माँ सीता का किडनैप कर लेता है ना, रावण माँ सीता का किडनैप कर लेते हैं। तो जब माँ सीता किडनैप हो जाती हैं तो क्या हुआ, रेट्रिब्यूशन हुआ ना, आपने नाक काटी, नाक काटने का बदला आपकी जो सीता माँ है उनको किडनैप करके ले गए, अब किडनैप करके ले गए तो अब फिर वेंजेंस के भगवान निकल करके, तो इस वेंजेंस पर अब क्या हो रहा है, भगवान राम ने रावण को बार बार टाइम दिया कि भाई इंप्रूव कर ले, वापस कर दे, मत कर जो कर रहा है, बट वो नहीं माना, तो लास्ट पे रावण गॉट डेथ, तो किडनैपिंग की पनिशमेंट डेथ, दिस इज काइंड ऑफ रेट्रिब्यूशन, ठीक है। दोनों में अंतर है, आप देखो मैथोलॉजी से कनेक्ट कम्प्लीटली आकर के नहीं करेंगे, बट एग्जाम्पल की तरह आप समझ सकते हो, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें महाभारत की, महाभारत पर बहुत ट्राई करा गया, भगवान कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास, उसमें आशुतोष राणा की पोएम है, और इवन लक्ष्मी नाम भूल गया मैं, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत अच्छी पोएम है, रथी समथिंग, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को उसका, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम टू रीड, जिसमें कृष्ण और दुर्योधन का संवाद होता है, हाँ हाँ दुर्योधन बाद मुझे वाला, कभी आप सुन सकते हो, लक्ष्मी रथी समथिंग लाइक दैट, उसका नाम कुछ रथी टाइप का है, बट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो सॉरी अबाउट दैट। तो महाभारत के अंदर भी यही हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं पीस लेने के लिए, बट दुर्योधन नहीं मानता है, एक के बाद एक एक्ट होने पर लगे, आप जुआ खेलते तो हारते हो तो पनिशमेंट मिलती है, उस पनिशमेंट के लिए उस पनिशमेंट दे रहे हो, जब लास्ट पर आते हैं तो पनिशमेंट देने की बात आती है, तो अर्जुन बोलते हैं कि नहीं मुझसे वॉर नहीं होगा, आई वांट टू लीव दिस वॉर। भगवान श्री कृष्ण गीता पर और महाभारत पर उनसे बोलते हैं कि भाई देख, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो तेरे को जा करके वॉर करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरी सोसाइटी सफ़र करेगी, क्योंकि वहाँ उसने गलत काम कर रखा है, उस गलत काम को रोकने के लिए रेट्रिब्यूशन बिकम्स अ मस्ट, अगर तुम नहीं रोकोगे तो कल कोई और करेगा, जिससे पूरी सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस इम्पैक्ट को रोकने के लिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप रेट्रिब्यूशन दो। वैसे थर्ड एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वी हैव दुर्गा सप्तशती, आपने अगर पढ़ा ना हो तो दुर्गा सप्तशती भी बहुत हमारा एक बहुत बड़ा स्क्रिप्चर है, ठीक है। दुर्गा सप्तशती के अंदर भी जब गॉडेस दुर्गा महिषासुर का और शंभु का वध करती हैं, तो उससे पहले रेट्रिब्यूशन की बात कहीं निकल करके आती है, ठीक है। तो वॉन्ट करना बिकम्स समथिंग इम्पॉर्टेंट। नाउ कुछ केस लॉज देख लेते हैं इस थ्योरी के ऊपर जो बेस्ड हैं। हमारा जो पहला केस लॉ बेस्ड है वो है निर्भया का। निर्भया का केस आपको पता है, निर्भया में दिल्ली पर 2012 पर एक लड़की के साथ बस के अंदर गैंग रेप हुआ था, उसके बाद उसको बाहर फेंक दिया गया था, उसके बाद उसको फिर ट्रीटमेंट दिया था बट वो सर्वाइव नहीं कर पाई थी, उसमें 6 लोग अरेस्ट हुए थे आई गेस, जहाँ तक का मुझे याद है। तो उन 6 में से 4 लोगों को डेथ पेनल्टी मिल गई थी, बाकी एक जुवेनाइल था और एक का कुछ हुआ था, आई थिंक कमिटेड सुसाइड और समथिंग, तो वो उसका केस है, तो उनके साथ भी डेथ पेनल्टी उनको दी गई, तो जस्टिस सर्व होने की बात यहाँ करी गई। सेकंड अगर हम बात करें वो है हमारा केस अनवर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अनवर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर। तो बेसिकली इस केस में क्या था, जो कन्विक्ट थे उनको 6 महीने की पनिशमेंट दी गई थी जब तक उनको कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं कर दिया था। तो
तो अब उनको 6 महीने की पनिशमेंट ऑलरेडी सर्व करके आ चुके थे, तो कोर्ट ने इस केस में बेसिकली ये कह दिया कि उन्होंने 6 महीने की पनिशमेंट ऑलरेडी अंडरगो कर दी है, तो उनको कन्विक्ट करने के बाद फिर से सेम पनिशमेंट देने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, ब्लैमिश उनकी फैमिली के ऊपर लगाने का कुछ बनता नहीं है, अदरवाइज इट वुड कॉज प्रॉब्लम्स। ठीक है, थर्ड है श्री आशिम दत्ता अलियास नीलू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट केस है, इसमें मैं पढ़ दूंगा क्या लिखा है, बिकॉज मैंने अपने नोट्स पर इसको कहीं कहीं कवर कर रखा है। आसिम दत्ता अलियास नीलू, अच्छा जो वर्ड अलियास होता है, ये इसका जो नाम है वो नीलू नाम है, ठीक है, तो आप यूज़ करते हैं एलियस, एलियस इसका दूसरा नाम क्या है, वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस केस में कोर्ट ने क्या बोला है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट बोथ डेटरेंट एंड रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट एम एट प्रिवेंशन ऑफ द रिकरेंसेज ऑफ ऑफेंस बाय अदर्स पासिंग exemplary punishment for a particular offense, but the civilization and the societies are progressing rapidly, there is advancement of science and technology, the literate people and the experts in different branches of knowledge started thinking in a different way. Eye for an eye and tooth for a tooth are no more considered as the correct approach towards the criminal. Such principle may perpetuate the rule of the jungle but cannot ensure the rule of law. अब रूल ऑफ लॉ आपने पढ़ा होगा, ईविडेंसी का कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का। तो आप बेसिकली इस थ्योरी पे कहा गया कि आप बेसिकली लोगों के साथ सेम ट्रीटमेंट नहीं करोगे। जंगल के अंदर आप कर सकते हो, बट जंगल में हम नहीं रह रहे, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैंने कहा ना, क्राइम जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट चेंज हो रहा है, उसको आप रेट्रीब्यूशन अगर करोगे मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, तो हम बारबेरियन बन जाएंगे, तो ह्यूमन राइट का वायलेशन होना शुरू हो जाएगा। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आकर के बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर किसी इनोसेंट को पनिशमेंट दी गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात निकल करके आ जाएगी। इसके आप प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो पहला जो उसका प्रो है वो ये है कि बहुत बड़ा डेटरेंट रोल प्ले करता है। किसी ने चोरी करी, उसके हाथ काट दिए गए, तो अगला इंसान चोरी करने से पहले 100 बार सोचेगा, ठीक है। उसके अलावा जो विक्टिम है उसको मॉरल जस्टिस मिलेगा, क्योंकि विक्टिम के साथ रॉन्ग हुआ है तो आप परपिट्रेटर के साथ भी रॉन्ग कर दे रहे हो। तो विटनेस को अंदर से एक सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग आती है, क्योंकि हम ह्यूमंस बेसिकली एनिमल्स हैं, तो वो फीलिंग निकल करके आती है, ठीक है। और साथ में जो सोसाइटी है उसमें ट्रस्ट पैदा होता है कि हाँ, कोई गलत करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, सोसाइटी वुड बी बिकम मोर ट्रस्टवर्दी, ठीक है, कि जुडिशरी जो करे सही कर रही है, इट विल बिकम लाइक बेटर। उसके अलावा इसके कॉन्स क्या हैं, दोस्तों ने बात कर ली, कॉन्स क्या है। कभी कभार क्या होता है कि क्राइम कुछ करा और पनिशमेंट कुछ दी थी। अब चोरी करी किसी ने, सपोज लेट अस से मैंने 10 दिन से कुछ खाया नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, मेरी फैमिली भूखी बैठी है, सब मरने की हालत पर आ गए, मैं जाता हूँ चोरी करता हूँ और खाना खिला देता हूँ अपनी फैमिली को। चोरी पे मैं पकड़ा गया, मेरे हाथ काट दिए, तो क्या ये जस्ट हुआ? वॉज जस्टिस सर्व? पॉज करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप सोसाइटी को इस तरीके से गवर्न करना शुरू कर दोगे कि एन आई फॉर एन आई, क्राइम करो उसको पनिशमेंट दे दो, तो एक बदले की भावना पैदा कर देगा सोसाइटी के अंदर। तो जो बदले की भावना होती है वो अच्छी भावना नहीं होती, इट्स नेगेटिव इमोशन। तो बेसिकली आप चाहते हो कि नेगेटिव इमोशन क्रिएट ना हो। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो स्टेट है उससे काम पनिशमेंट देना है, उससे काम टॉर्चर करना नहीं है। तो अगर आप स्टेट को राइट दे दोगे कि आप किसी को डिटेर करो, मतलब किसी को रेट्रिब्यूटिव थ्योरी के अंदर आकर के पनिशमेंट दो, तो ही माइट स्टार्ट टॉर्चरिंग दैट पर्सन, तो विच विल गिव स्टेट बैड पावर। मूवीज़ देखी होंगी, जय भीम और बहुत सारी मूवीज़ निकल करके आई हैं जहाँ आपने देखा है कि पुलिस वाले कितने ब्रूटली लोगों को मार पिटाई कर देते हैं, और होने को लॉ डज नॉट परमिटेड, बट होता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन ना पैदा हो, तो उस चक्कर पर इस थ्योरी को कम प्रेफर करा जाता है। तो इंडिया में इस थ्योरी को बहुत कम प्रेफर करा जाता है, तो ये ना के बराबर होता है। सेकेंड थ्योरी हमारे पास जो है वो है डिटेरेंट थ्योरी। जो डिटर मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ रॉन्गफुल एक्ट। डिटर इज इक्वल टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी रॉन्गफुल एक्ट, एब्सटेन फ्रॉम रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है। ये डिटरेंट का मतलब होता है। तो इस थ्योरी का जो मेन एम है वो ये है कि जो क्रिमिनल है वो गलत काम ना करें। अब क्रिमिनल ए है, ए ने कोई क्राइम कर दिया, ए ने सपोज घोड़े चोरी कर दिए, घोड़े चोरी करके भाग गया। अब इस थ्योरी का पर्पस ये है कि ए ने तो कर दिया, उसको पनिशमेंट ऐसी दो कि बी वो काम कभी ना करे, ठीक है। तो आप क्रिमिनल्स को रोक रहे हो काम करने के लिए। अगर आप ऊपर आकर के देखोगे तो हमारी थ्योरी है प्रिवेंटिव थ्योरी। देखो थर्ड थ्योरी रेट्रिब्यूटिव थ्योरी में का पर्पस था डेटरेंट देना,
डेटरेंट थ्योरी का काम है कि प्रिवेंट हो जाए, सोसाइटी वो क्राइम ना करे। तो आप समझो कि कैसे डिराइव हो रहा है, सो कनेक्ट करते हुए चलने की कोशिश करो। देखो हर थ्योरी का जो एम्बेट है वो थोड़ा थोड़ा काम होने पर लगा है, ठीक है। तो डेटरेंट थ्योरी का मतलब क्या है कि आप क्रिमिनल को रोक रहे हो करने के लिए बाय क्रिएटिंग अ फियर। अब फियर आप कैसे क्रिएट कर रहे हो, दैट इज़ योर प्रेरोगेटिव। आप पनिशमेंट दे करके फियर क्रिएट कर रहे हो, आप मार पिटाई करके क्रिएट कर रहे हो, आप रेट्रीब्यूशन दे करके डेटरेंस क्रिएट कर रहे हो, वो एक स्टेट का पर्पस है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा क्राइम कमिट करता है तो उसको आप सिविल पनिशमेंट दे सकते हो, तो हो सकता है कि बाकी लोग उस क्राइम को ना करें। इस थ्योरी का बेसिक पर्पस ये है। तो बट दिक्कत क्या है कि अगर आप बात करो कि क्या होगा इफ दिस थ्योरी इज अप्लाइड, तो क्या होगा द पीपल मे स्टॉप फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। पीपल मे स्टॉप फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। हमने कल बात करी थी मे कैन शैल वाली, तो मे स्टॉप है, शैल स्टॉप नहीं, कैन स्टॉप नहीं, मे स्टॉप। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। द रीज़न बीइंग ज़रूरी नहीं है आपने डेटरेंट इफेक्ट दे दिया तो क्या क्राइम रुक जाएगा, हाँ या ना। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर है कि नहीं। अब निर्भया जब रेप हुआ था तो उसके जो कल्प्रिट्स थे, अक्यूज थे, कन्विक्ट थे, उनको 4 लोगों को आपने डेथ पेनल्टी दी थी। एक माइनर था, उसको नहीं दे पाए थे, उस माइनर होने की वजह से। एक जने को आपने, एक ने सुसाइड कमिट कर लिया था, एक केस, तो 5 लोग उनमें से मर गए थे, 4 लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई। तो क्या निर्भया रेप होने के बाद इंडिया के अंदर रेप होना बंद हो गए, हाँ या ना। इस इंडिया आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ रेप, इंडिया से रेप खत्म हो चुका है, नहीं। वाई? बिकॉज पीपल मे स्टॉप, पीपल विल स्टॉप, कैन स्टॉप, मे स्टॉप, रुक भी सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को जानना ज़रूरी है। बट जो थ्योरी है, ये थ्योरी है इन इज यूटिलिटेरियन इन नेचर। अगर आप, हमने ऊपर थ्योरी की बात करी यूटिलिटेरियन थ्योरी की, तो आप बेंथम का कंसेप्ट समझोगे, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटर नंबर। तो आप क्राइम रोकने के लिए इस थ्योरी का यूज़ कर सकते हो कि आपने डेटरेंस इफेक्ट क्रिएट कर दिया, अब बाकी क्राइम नहीं हो रहे हैं। तो जस्टिस बर्नेट ने एक एक्सप्रेशन दिया था, जस्टिस बर्नेट ने एक्सप्रेशन दिया था, दाउ आर्ट टू बी हैंग्ड नॉट फॉर हैविंग स्टोलन अ हॉर्स बट इन ऑर्डर दैट अदर हॉर्सेस में नॉट बी स्टोलन। आपको हम फांसी इसलिए दे रहे हैं कि आपको हम फांसी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपने घोड़ा चोरी करा, बट इसलिए दे रहे हैं कि बाकी घोड़े चोरी ना हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, इट्स अ रेट्रीब्यूशन। चोरी करने की पनिशमेंट बहुत हीनियस हो सकती थी एक टाइम के अंदर। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं बर्नेट की, तो बेसिकली वो कहते हैं कि आपको हम पनिशमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपने घोड़े चोरी करे, बट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बाकी घोड़े चोरी ना हो। तो इसका जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली इसका जो प्रोपोंडर्स निकल करके आते हैं, थॉमस हॉब्स, सीजर बकारिया, जेरेमी बेंथम, तो उन लोगों की बात करोगे तो उनके अलग अलग व्यूज़ हैं इस थ्योरी के ऊपर। क्योंकि अगर आपने लीगल मेथड्स पढ़ा होगा तो एक स्कूल ऑफ थॉट है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट ये बात करते हैं कि जो लॉ है वो सोसाइटी के कॉमन विल से बनता है। आपने वॉल्कीस का कंसेप्ट पढ़ा होगा, है ना, वॉल्कीस का कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि जो लॉ है वो सोसाइटी को गवर्न करता है, सोसाइटी से फॉर्म होता है, सोसाइटी कॉमन विल ऑफ द पीपल। अगर मैंने लीगल मेथड्स की शायद इस टॉपिक की वीडियो बनाई है, मुझे याद नहीं, अच्छे से पहले बनाई थी। तो समझ रहे हो कि सोसाइटी का विल है, तो सोसाइटी को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की कोई क्राइम ना हो, सोसाइटी प्रोटेक्टेड रहे। तो अलग अलग जूरिस्ट्स ने इन थ्योरी के ऊपर व्यूज़ दे रखे हैं। अब जो हमारा ये थ्योरी है, तो 3 इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं डेटरेंट थ्योरी की, इनके बारे में हम देख लेते हैं। 3 बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है। जो हमारा पहला कंटेंट वो है, क्या कहते हैं उसको, कंपोनेंट, वो है सेवरिटी। सेकंड है सर्टेनिटी, एंड थर्ड वन इज सेलरिटी। तो इसका मतलब क्या, सेलरिटी का मतलब क्या है, आपने क्राइम कमिट करा तो आपको जल्दी से जल्दी पनिशमेंट दी जाए, दिस इज सेलरिटी। बहुत जल्दी पनिशमेंट दो। वाई? बिकॉज अगर आप जल्दी पनिशमेंट दोगे तो इट विल क्रिएट ए डेटरेंट इफेक्ट। अगर आप बहुत टाइम लगाओगे तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। तो वो काम नहीं होना चाहिए। आप जब पनिशमेंट दे रहे हो, इट शुड बी स्विफ्ट। सेकेंड इज सर्टेनिटी। तो इसका पर्पस क्या है कि आपने कोई क्राइम करा तो पनिशमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी। डिटरेंट एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। आपने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट टाइम ऑफेंस करेगा, माफ़ कर दूँ, नहीं,
यू विल गेट पनिशमेंट कि बाकी लोग ना करें। तो सर्टिनिटी है पनिशमेंट की, जैसे कोई क्राइम कमिट होता है पनिशमेंट मिलेगी कि बाकी लोग क्राइम कमिट ना करें। और थर्ड इज सेवेरिटी, तो बेसिकली बात करता है कि किस डिग्री की पनिशमेंट दी जाए। अगर आप एक्सेसिव पनिशमेंट दोगे दैट विल बी अनजस्ट, अगर आप कम पनिशमेंट दोगे दैट विल ऑल्सो बी अनजस्ट। तो आप एक ऐसी पनिशमेंट दोगे कि बाकी लोग क्राइम ना भी करें और जिसने क्राइम करा है उसको लगे कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। तो बेसिकली अगर आप बात करो जॉन ऑस्टिन की, सो जॉन ऑस्टिन ने की जो लॉ की डेफिनेशन है, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरीन बैक्ड बाय सैंक्शन। सोवरीन, कमांड, सैंक्शन, 3 वर्ड्स निकल करके आते हैं, ये कहीं ना कहीं डेटरेंस की बात करते हैं। अगर आप क्राइम करोगे, कमांड ऑफ सोवरीन ने मना कर रखा है बट आप कर रहे हो, है ना, सोवरीन की कमांड को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, सोवरीन ने कमांड दी है, आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको अब सैंक्शन झेलने पड़ेंगे, अब आप फंसोगे, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर भी बहुत सारी पनिशमेंट दी जाया करती थी, पब्लिक हैंगिंग होती थी, है ना, और गर्म तेल पे डाल देना, पानी में डुबा देना। ऑर्डियल का कंसेप्ट जब पढ़ेंगे हम लोग एविडेंस के टाइम पर, तब वहाँ हम देखेंगे कैसे कैसे ऑर्डियल होते थे। माँ सीता को अग्नि परीक्षा से गुजर करके आना पड़ा। ठीक है, जो अग्नि परीक्षा का कंसेप्ट है वैसे अलग अलग कंसेप्ट थे कि जलता हुआ तेल डाल दो किसी के ऊपर, अगर छाले हो गए तो उसने क्राइम करा है, नहीं हुए तो नहीं हुआ है। अलग अलग टाइप की मेंटेलिटी हुआ करती थी, अलग अलग टाइप के इफेक्ट हुआ करते थे। एक आदमी को बंद करके पानी में डुबा दो, फेंक दो, अगर वो जिंदा बच के आ जाएगा तो उसने क्राइम नहीं करा है, नहीं बच के आ पाएगा तो ही इज कमिटेड द क्राइम। इसका पर्पस क्या था कि भगवान चेक कर रहा है, यू यूज्ड टू बिलीव इन गॉड, कि अगर भगवान देख रहे हैं, हम फेंक दे रहे हैं, अगर बचेगा तो भगवान विल सेव हिम। ठीक है, तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट हुआ करता था। तो इंग्लैंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट थी, इंडिया के अंदर सीवियर पनिशमेंट हुआ करती थी। तो बहुत केस पर कभी कभार पनिशमेंट दिया करते थे। बट क्या डेटरेंस इफेक्ट सच में होता है? हमने निर्भया रेप का एग्जाम्पल लेकर के देखा, निर्भया का रेप हुआ, उन लोगों को फांसी की पनिशमेंट दी गई, विच इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट कुड बी गिवन। बट क्या उनको फांसी देने के बाद रेप रुके? द आंसर इज नो। तो डेटरेंस इफेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्रिएट हो ही हो। दैट इज़ वाई मे, ठीक है, शैल नहीं, मे, पीपल मे स्टॉप फ्रॉम कमिटिंग दैट पर्टिकुलर क्राइम। फिर हम आते हैं थर्ड टाइप की थ्योरी पर हमारी, विच इज़ प्रिवेंटिव थ्योरी। अब आप यहाँ कर रहे हो प्रिवेंशन। तो अब क्या कर रहे हो आप, जो क्रिमिनल्स है उनको प्रिवेंट कर दे रहे हो बाय डिसेबलिंग देम, कि आप क्राइम ना कर पाओ। तो आपका बेसिक पर्पस है ट्रांसफॉर्म करना क्रिमिनल्स को परमानेंटली या टेम्परेरी। ठीक है, तो आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने की यहाँ बात करते हो। तो आप जब इम्प्रूव करने की बात करो टेम्परेरी, तो अगर आप ऊपर आते हो और देखते हो इनकैपेसिटेशन, ठीक है, आप उसको रोक रहे हो, उनको आप इनकैपेसिटेट कर दे रहे हो कि वो ना करें क्राइम, समझ रहे हो? तो फिर ये कनेक्शन आप जोड़ सकते हो। अब आता है हमारे पास प्रिवेंटिव थ्योरी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेंथम, इन लोगों ने फिर बहुत कंसेप्ट, बेंथम, मिल, ऑस्टिन, ठीक है, इन लोगों ने काफ़ी सारे थ्योरीज दे रखी हैं। तो इनका बेसिकली कहना क्या है, आप अगर कोई बंदा क्राइम करता है तो बेसिकली आप ट्राई करो कि आप उसको इनकैपेसिटेट कर दो। कैसे करोगे? ए ने बी का मर्डर करा, ए हार्मफुल है, ए को उठा करके जेल पर बंद कर दो, इनकैपेसिटेट कर दो। ये टेम्परेरी है, परमानेंट। अब परमानेंट इनकैपेसिटेट करना है तो क्या करोगे? ए को आप फांसी दे दो, डेथ। ए मर गया, अब तो ए चला गया तो कुछ होना ही नहीं है। इससे क्या होगा, डिटरेंट इफेक्ट भी निकल करके आ जाएगा। हो सकता है आपने रिट्रीब्यूशन भी कर दिया हो, बट एट दी एंड आपने ए को प्रिवेंट कर दिया फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। या आप ए को लाइफ में इम्प्रिजनमेंट दे दो, आप जिंदगी भर के लिए ए को बंद कर दो कि ये बाहर निकल के ना आ पाए। या उसको आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दो, ठीक है, आप टाइम दो कि वो सोचे कि उसने जो काम करा है वो गलत करा है, सही करा है, क्या करा है, उसको रिफॉर्म होने का एक मौका दे सकते हो। तो हम लोग कवर करेंगे कुछ केस लॉस। जो पहला केस लॉ हम कवर करेंगे इस पोर्शन के अंदर, विच इज डॉक्टर जेकब जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। डॉक्टर जेकब जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ केरला, सॉरी नॉट कर्नाटका, केरला। ठीक है, इस केस के अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पनिशमेंट का जो एम है शुड बी डेटरेंट, रिफॉर्मेटिव, प्रिवेंटिव, रेट्रिब्यूटिव एंड कंपनसेटरी। तो अगर आप एक थ्योरी की बात करोगे दूसरी थ्योरी उसके हिसाब से सही नहीं है। तो जितनी थ्योरी की आप बात करें उसको आप इंडिपेंडेंटली देखोगे, उसको आप साथ साथ देख कर नहीं जज करोगे। तो उन्होंने कोर्ट कहा था, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फॉर्च्यून।
तो क्रिमिनल भी जो सोसाइटी के पार्ट है, उनको भी मौका मिलना चाहिए खुद को रिफॉर्म कर सकें, बिकॉज हमारा जो गोल है, महात्मा गांधी का कोट निकल करके आता है, डोंट हेट द सिन, हेट द सिन नॉट द सिनर। वो भी सोसाइटी का पार्ट है, उनकी हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, ठीक है, तो उसको आप समझो और उनको मौका दो कि खुद को इम्प्रूव कर सकें। तो सेकंड हम बात करेंगे सुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की। तो इस बेसिकली केस में क्या हुआ था, एक अक्यूज जो पुलिसमैन था, ही एंटर्ड द हार्ट ऑफ द डिसीज विद इंटेंशन टू कमिट रेप बट फेल टू डू सो। जो डिसीज के बच्चे थे उन्होंने आकर के हल्ला गुल्ला कर दिया, ठीक है। तो दूसरे अक्यूज ने पुलिसमैन से कहा कि गोली मार दो, तो अक्यूज को 450 के अंदर लायबल करा गया था, और तो दैट पेनल्टी इज अ टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। इसमें बेसिकली कोर्ट ने ये कहा था इट्स अ टेम्परेरी फॉर्म ऑफ डिसेबलमेंट, ठीक है। अब आते हैं इनकैपेसिटेशन थ्योरी पर। तो बेसिकली आप इनकैपेसिटेट कर दे रहे हो कि फ्यूचर पे क्राइम ना करें, तो बेसिकली इसको करने के लिए भी आप सेम चीज़ ही करने का प्लान करोगे। आप उठा करके आप पकड़ करके बंद कर दोगे, ठीक है। इनकैपेसिटेट आप कैसे करोगे, बाय कीपिंग आइज ऑन देम, क्यों क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या करेंगे। सपोज मैंने जा करके मर्डर करा, तो मुझे पकड़ करके आप बंद कर दोगे, इनकैपेसिटेट कर दोगे, फॉर द पर्पस कि मैं बाहर निकल करके क्राइम ना कर पाऊँ। अगर मैंने क्राइम करा है, मुझे आप बाहर छोड़ रहे हो पैरोल पर, तो मेरे हाथ पाँव पे कुछ स्कैनर लगा दो, कुछ कर दोगे, मेरे पीछे आप लोग बैठा दोगे, किसको चेक करते रहो, उसको ऑब्जर्व करते रहो कि ये क्राइम ना करे। तो आप बेसिकली रोकने का काम कर रहे हो, आप प्रिवेंटिव थ्योरी का काम कर रहे हो, आप इनकैपेसिटेट कर रहे हो, ठीक है। जो अगली थ्योरी है वो है कंपनसेटरी थ्योरी। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो बंदे ने क्राइम करा है, अब आप उसका कंपनसेशन दूसरे इंसान को दो, ठीक है। डीके बासु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है, इसमें कोर्ट ने कहा था victim who is under the custodial right has every right to get compensated as a right to life which under article 21 of the constitution has been breached by the officer of the state। तो बेसिकली डीके बासु का केस आप पढ़ोगे, इट टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर, ठीक है। तो वहाँ आप इस केस को पढ़ोगे, जब आप हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे, तो आप चाहो तो उस केस को देखकर पढ़ सकते हो, बट इट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ ऑफ अ इंडिविजुअल जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, ठीक है। तो बेसिकली जो कंपनसेटरी थ्योरी है, इसका पर्पज़ है कि आप कंपनसेशन दो। आपने जो क्राइम कर दिया, आप विक्टिम को कंपनसेट करो। आपने चोरी करके सामान पैसे बेच दिए हैं, तो आपके पास अब जो पैसा है उससे आप उसको कंपनसेट कर दो, उसको आप कंपनसेशन दे दो, ठीक है। इस थ्योरी का पर्पज़ ये है। फिर आती है आपकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ऊपर चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है रोज़, फिर वो ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है अपलोड होने पर। तो कंपनसेटरी थ्योरी का मतलब है आप कंपनसेशन दो इन द फॉर्म ऑफ फाइन, दूसरे इंसान को आप पैसे दे करके, कुछ और दे करके अपना जो आपने काम करा उसको निकलवा लो। आपने थेफ्ट करा था, आप चोरी करके भाग गए, आपने 5 लाख रुपए चोरी कर रहे और आपने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद आप पकड़े गए, तो कोर्ट के ये काम करो भाई, तुम उनके पैसे वापस कर दे, हो सकता है हम तुमको छोड़ दें, ठीक है। तो कंपनसेशन दे करके आप छोड़े जा सकते हो। या आप भूखे थे, आपने ब्रेड चोरी करी, ब्रेड चोरी करके भाग गए, तो कोर्ट ने क्या काम करो, आप उनकी दुकान में काम करके जो आपने चोरी करी है उसका कंपनसेशन भर दो, कोई बात नहीं, भूखे थे हम समझते हैं, आप ये काम कर दो। तो इस थ्योरी का काम है कि आप विक्टिम को कंपनसेट कर रहे हो। फिर आती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। यहाँ आप क्या कर रहे हो, आपने रिफॉर्म करने की बात कर रहे हो, बट यू आर डूइंग इज रिफॉर्मिंग दी आपके अक्यूज्ड को, जो आपका गिल्टी कन्विक्ट है उसको आप रिफॉर्म कर रहे हो कि उसने जो क्राइम कर दिया है, अब उसको आप वापस सोसाइटी के अंदर रीइंस्टेट करोगे। जैसे आप जो पनिशमेंट दे रहे हो 7 साल की, 8 साल की, तो 8 साल के बाद यू ट्राई टू ब्रिंग देम बैक इन टू सोसाइटी। आप उनके साथ उनकी काउंसलिंग करते हो, उनको बताते हो कि उन्होंने जो करा गलत, उनको टाइम देते हो कि तुम अपने एक्ट पर रिफ्लेक्ट करो, आपने जो काम करा क्यों करा, वॉज इट गुड, वॉज इट बैड, आप जो करके आ रहे हो, नाउ थिंक ऑफ इट एंड कम बैक। तो बेसिकली आप रिफॉर्म करने की बात कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है कि आप रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर जाते तो हो, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, एक आदमी था, उसने सपोज लेट से थेफ्ट करा, उसको आपने कहा भाई तू चोरी करके आया, अब जाके जेल बैठ, वहाँ खुद को रिफॉर्म कर, बट वहाँ जाकर वो मिलता है बीसी जिसने मर्डर करा था। तो अभी तक वो सिर्फ चोर था, यहाँ पर को आकर के वो मर्डरर ही बन जाएगा, ही विल गेट टू नो एंड मीट दोस पीपल। तो इस थ्योरी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है,
ठीक है, आप रिफॉर्म करने की बात तो कर रहे हो, बट हो सकता है पर्सन ट्रांसफॉर्म हो जाए और जो क्राइम करता है उससे ज़्यादा गंदा क्राइम करना शुरू कर दे। ठीक है, और लास्ट थ्योरी जो हमारी आती है वो है यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, जो हमने बात करी थी डेटरेंट थ्योरी की, तो उसी का थोड़ा सा ये एक्सप्लिसिट फॉर्म है कि आप कोई बंदा क्राइम कर रहा है तो उस क्राइम को रोकने के लिए आप उस क्राइम को इस तरीके से रोकोगे कि पूरी सोसाइटी को लगे कि हाँ सही जस्टिस सर्व हो रखा है। तो इसमें सारी थ्योरीज को इसलिए कवर करा गया है, बट जो आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी जाननी है वो है रेट्रीब्यूटिव, डेटरेंट, प्रिवेंटिव, कंपनसेटरी और रिफॉर्मेटिव। 5 थ्योरी अगर आप जान लो तो बहुत है। यू डोंट इवन नीड टू नो इनकैपेसिटेशन थ्योरी, नॉट नीडेड, क्योंकि रेट्रीब्यूशन थ्योरी का मतलब है कि आप रेट्रीब्यूट कर रहे हो, एन आई फॉर एन आई। डेटरेंट थ्योरी का मतलब है आप पनिशमेंट इम्पोज कर रहे हो, आप डेटरेंस क्रिएट कर रहे हो कि बाकी लोग क्राइम ना करें। प्रिवेंटिव थ्योरी पर प्रिवेंट कर रहे हो, आप इनकैपेसिटेट कर दे रहे हो बाय टेकिंग देम इनटू प्रिजन, आप उनको रोक रहे हो। कंपनसेटरी थ्योरी पर यू आर गिविंग कंपनसेशन टू द विक्टिम एंड यू आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट द सिचुएशन। रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर आप ट्राई करो कि आप रिफॉर्म करो, हेट द सिन बट नॉट द सिनर। सिनर की गलती नहीं, सिनर को आप एक टाइम के बाद वापस ला करके यू कुड इम्प्रूव हिम एंड टेक केयर ऑफ हिम। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक इस चीज़ को समझा। जस्ट अ सेकेंड, हम लोगों ने अभी तक आकर के इस चीज़ के बारे में समझा है। लैपटॉप की थोड़ी बैटरी की कम सी हो गई है, मैं कोशिश करता हूँ चार्ज पे लग जाए, थोड़ा सा चार्ज हो जाए तो इट विल वर्क फॉर अ वाइल मोर। ये लग गई हमारा चार्जर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंटेंसिंग पॉलिसी की। वापस चलते हैं आईपीसी पर, हम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया है यार, सॉरी अबाउट दैट। आईपीसी बात आते हैं, तो हमने बात करी पनिशमेंट की, हम बात कर रहे थे चैप्टर 3 में कवर करना है, तो हम इसको खत्म कर जल्दी पढ़ करके कि क्या क्या दे रखा है। सेक्शन 53 ये बात करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 इनके प्रोविजन के सब्जेक्ट पे, ठीक है, इनको छोड़ करके any reference to transportation for life in any other law for time being enforced or in any instrument or order having effect or virtue of such law or of any enactment repeal shall be construed as reference to imprisonment for life। अगर कहीं पर कोई भी बात करी गई हो ट्रांसपोर्टेशन टू लाइफ की, तो इसका मतलब होगा imprisonment for life। इन दोनों सेक्शन के अलावा, इन दोनों को छोड़ दोगे आप, इसके अलावा अगर कहीं पर को भी इसके जो इसमें दे रखा है उसके अलावा अगर आप कहीं भी इस मतलब आप सब सेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के जो प्रोविजन दे रखे हैं इनको अगर आप इग्नोर करते हो, तो इसके अलावा कहीं पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन टू लाइफ लिखा गया हो तो उसका मतलब होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। आई एम सॉरी, ठीक है। अब सेक्शन 2 की सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? इन एवरी केस इन विच अ सेंटेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर टर्म हैज बीन पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द ऑफेंडर शैल बी डेल्ट विद द सेम मैनर एज इफ सेंटेंस टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर द सेम टर्म। तो इसको अब रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बात करने की बात कर रहे हो, ठीक है। थर्ड है एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म टू और ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड हैव डीम्ड टू हैव बीन ओमिटेड। अगर कहीं पर को कहा गया हो कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ जो लाइफ से कम हो, तो उस केस में उसको ओमिट कर दिया जाए, उसको आप किसी नाम से भी बोला जाए कि सो इस टर्म के ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, तो दैट वुड नॉट बी काउंटेड एनी मोर, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का मतलब होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये कहा गया है any reference to transportation in any other law for time being enforced shall, if the expression means transportation for life, be construed as a reference to imprisonment for life. If the expression means transportation for any shorter term, be deemed to have been omitted. Basically वही बात यहाँ पर को भी करी है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, तो वी कुड इग्नोर दिस, बट इसका मतलब यह है कि कहीं पर को भी एक्ट पर या किसी लॉ पर लिखा गया हो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, उसका मतलब होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इस सेक्शन का बेसिकली मतलब ये है, ठीक है। फिर आते हैं हम 54 पर, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। अब कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कभी आपने देखा होगा कि जब निर्भया का रेप हुआ था, तो जब उसके कल्प्रिट्स को डेथ पेनल्टी मिली थी, उन्होंने प्रेसिडेंट को अप्रोच करा था कि हमारे पनिशमेंट को कम्यूट कर दिया जाए। कम्यूट का मतलब क्या होता है कि आपको अगर डेथ पेनल्टी मिली है तो उसको हटा करके यू चेंजिंग दैट पनिशमेंट टू सम अदर फॉर्म। तो बेसिकली इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड, किसी भी केस में डेथ सेंटेंस दे दिया हो, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ पहले जैसे क्वीन की का वर्ड यूज़ करा गया होगा, 6 में चेक कर लेते हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना। तो जो ये दे रखा है इसकी जगह क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली प्रेसिडेंट या गवर्नर मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। तो वो अपने मन से उसको किसी और पनिशमेंट में कम्यूट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली सपोज ए है, ए ने बी का मर्डर करा और कोर्ट ने कहा कि ए को डेथ पेनल्टी दी जाए, ए को डेथ पेनल्टी दी दी, बट तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को लगता नहीं ज़्यादा हो गया है, कोर्ट ने ज़्यादा पनिशमेंट दे दी है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बोले कि ए को डेथ ना दे करके आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो बिना एक से पूछे हुए, ठीक है, इसमें ये कहा गया है। फिर है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब हमने बात करी 5 टाइप की पनिशमेंट की, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिग्रेस सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और सिंपल और फाइन। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर सकती है फाइन पर, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पर, या किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी पनिशमेंट को कन्वर्ट कर सकती है। सेम जो गवर्नमेंट है वो इसमें भी कर सकती है इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। In every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of offender, commute the punishment for imprisonment of either description for term not exceeding 14 years. तो हमने कहा था ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है 14 ईयर की पनिशमेंट, राइट। तो वो यहाँ से निकल करके आता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ठीक है उसने पनिशमेंट कर दी तो उसको 14 ईयर्स मान करके आप छोड़ सकते हो, उसकी ज़िंदगी के 14 साल सब लोग जेल पे रहे, फिर ही इज़ फ्री टू गो। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, जो आपने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पढ़ा क्योंकि ऊपर नहीं दी, यहाँ दे रखी है, इसको क्लेरिफाई कर रखा है। इन सेक्शन 54 and 55 द एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन केस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ और is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of union extend the central government, ठीक है। यहाँ बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे अगर पनिशमेंट डेथ की हो या किसी ऐसे ऑफेंस की हो जिसको एग्जीक्यूट करने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास हो, जैसे टाडा। अगर कोई आप सेडिशन का बात करते हो, सेडिशन का लॉ स्टेट के आपके पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो रहा है, इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है, तो उन केसेस पर दिस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू कम्यूट दी पनिशमेंट, ठीक है। अब वो कंसेंट प्रेसिडेंट की होती है, अलग उनके अलग अलग कंसेप्ट बने गए हैं। इन केस वेयर द सेंटेंस ऑफ डेथ और नॉट इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड, तो उस केस पर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट वो काम कर सकती है। जैसे गुजरात पर भी बिल्किस बानो के जो कन्विक्ट्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो ऐसी कम्यूटेशन की यहाँ बात करी गई है, वो पावर दे रखी गवर्नमेंट के पास। सेंटेंस ऑफ यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स टू पीनल सर्विट्यूड प्रोविजो एज टू सेंटेंस फॉर टर्म एक्शन 10 years, ये इसको रिपील कर दिया गया है बिकॉज इट इज रेशियली डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इनको अब हटा दिया गया, 56 का वो पर्पज नहीं है, छोड़ दो। 57 फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 years। अगर आप फ्रैक्शन की बात करो तो लाइफ का मतलब है 20 साल, जो यहाँ से पहले बोला था 20 साल 14 years, तो कम्यूट करेंगे 14 पे कर सकते हैं, वरना 20 साल की आप उसको फ्रैक्शन मान सकते हो। 20 साल कोई जेल पे बंद है तो मान लो क्राइम कर रखा है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, इसको आप छोड़ सकते हो बिकॉज दिस हैव बीन रिपीट। ट्रांसपोर्टेशन, काला पानी की सज़ा जिसे बोलते थे, बेसिकली वो भी सब हटा दी गई है, तो उसका कुछ नीड नहीं है। सेंटेंस में बी इन होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल, तो हो सकता है सेंटेंस आपको कहा गया कि 6 साल, आपको 6 साल की पनिशमेंट मिली, कहा कि 3 साल की रिग्रेस है, 3 साल की सिंपल है, तो 3 साल आप मेहनत करोगे, 3 साल आप सिर्फ जेल पे बैठे रहोगे, ठीक है। तो इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, इट शैल बी competent to the court which sentences offender to direct in the sentence that such imprisonments shall be wholly rigorous, या पूरी रिग्रेस है, आपको कहा 7 साल आपको जेल रहना है, 7 साल आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई है, 7 साल आप बैठकर काम करो, 7 साल बैठ करके पत्थर फोड़ो, तब आपको हम छोड़ेंगे। और दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल, ये 7 साल आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट में जेल में जाओ, बंद रहो, आराम से खाना पीना खाओ, 7 साल के बाद बाहर निकल करके आ जाना। और दैट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिग्रेस एंड द रेस्ट सिंपल, या 3 साल आप रिग्रेस करो, 4 साल आप सिंपल बिता के आ जाओ। तो जो मैंने आपसे कहा ये बहुत सिंपल समझना है, कुछ खास ज़रूरत समझने की नहीं है। 61, 62 को रिपील कर दिया गया है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसको रिपील करने के कारण बहुत सारे हैं, आपके पास एक टाइम पर एड टू प्रॉपर्टी भी था,
तो बहुत सारे कारण के अंदर चीज़ें निकल करके आई, चेंजेस निकल करके आई है। जब आप लॉ को समझना शुरू करोगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर आता है अमाउंट ऑफ फाइन। When no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited, but shall not be excessive. तो इसका मतलब क्या है, कई सेक्शन में दे रखा है कि 500 का फाइन देना पड़ेगा, 5000 का फाइन देना पड़ेगा, बट किसी सेक्शन पे सिर्फ लिखा है फाइन देना पड़ेगा। जहाँ दे रखा है सिर्फ फाइन देना पड़ेगा, जहाँ पैसे नहीं बता रखे हैं, तो उस केस में फाइन कितना भी हो सकता है, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, 100 करोड़ का फाइन भी हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फाइन जो पे करा जा सकता हो, जो एक जेन्युइन फाइन है, ठीक है। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब किसी को फाइन की पनिशमेंट दे दी गई, अब वो फाइन पे नहीं करे, तो उस केस पे क्या होगा? ये सेंटेंसिंग पॉलिसी समझ रहे हैं हम लोग। हमने पनिशमेंट समझ ली है, दिस सेंटेंसिंग पॉलिसी कि आपने कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी, गवर्नमेंट उसको कम्यूट कर सकती है तो 14 ईयर्स या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, उसको 14 ईयर्स में छोड़ सकती है, ठीक है, या उसको कुछ और में छोड़कर रिहा कर सकती है। अलग अलग रूल्स बने हैं, अलग अलग चीज़ें बनी हैं, जेल मैनुअल है, बहुत चीज़ें हैं। क्रिमिनल लॉ बहुत वास्ट है, तो कहीं ना कुछ और प्रोविजन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे जो आपके एम्बिट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। एंड इसका मतलब क्या है? इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। कोई भी ऐसा केस जहाँ इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों दिए जा रहे हों, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू फाइन, जहाँ ऑफेंडर को फाइन देने का सेंटेंस करा हो, वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। एंड इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, with fine only, in which the offender is sentenced to fine, it shall be competent to the court which sentences offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under the commutation of a sentence. तो बेसिकली इसको समझते हैं। 64 क्या बोल रहा है? सेक्शन 64 बात कर रहा है कि सपोज ए को कोर्ट ने पनिशमेंट दी 5 साल की जेल प्लस 50,000 रुपये का फाइन, एक पनिशमेंट ए को दे दी। अब ए ने 5 साल गुजार, ए ने कहा ठीक है, ए ने 50,000 रुपये देने से मना कर दिया, उसने कहा मेरे पास नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो इसमें कहा गया है कि जो 50,000 रुपये इसको कन्वर्ट कर दो पनिशमेंट पे। तो सपोज करो कि 50,000 रुपये की जो पनिशमेंट है उसको 2 साल की इक्विवेलेंट मान लिया, तो अब ए को टोटल जो जेल में टाइम बिताना पड़ेगा वो बिताना पड़ेगा 7 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आता है लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन आर अवॉइडेबल। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। अब क्या कह रहे हैं? 65 क्या बोल रहे हैं? ये हमने बात करी 2 साल की, ठीक है, तो 1/4 की बात कर रहे हैं। अब सपोज आपको पनिशमेंट दी 10 साल की, तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट आपको फाइन ना देने पर दी जा सकती है वो दी जा सकती है 2.5 ईयर्स। इसके ऊपर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं? अगर आपसे कहा जाए कि कोर्ट ने आपको कहा कि आपको 5 साल की पनिशमेंट दे रहे हैं और 50,000 रुपये का आपको फाइन दे रहे हैं, तो इसने कहा कि मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है, तो कोर्ट कहेगी ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करो फाइन पर। तो मैक्सिमम फाइन पनिशमेंट कितनी दी जाएगी आपको? 1/4 × 5 विच कम टू 1.25 ईयर्स। तो आपको 6.6 ईयर्स एंड 3 मंथ्स जेल पर रहना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दिस प्रोविजन है। आप 1/4 ऑफ पनिशमेंट दोगे, ठीक है, 1/4। तो आप जो टोटल अमाउंट मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी 1/4 पनिशमेंट दोगे। अब आते हैं आगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। The imprisonment which the court imposes in default of payment of fine may be of any description which the offender might have been sentenced for the offence. तो कितना भी हो फिर वो पनिशमेंट हो सकती है, मतलब अगर 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट कितनी भी हो सकती है। 67 imprisonment for non payment of fine when offence punishable with fine only। अब सिर्फ फाइन दिया गया है, आपको पनिशमेंट दी गई कि आप 50,000 रुपये का फाइन दो, आपके ऊपर कोई भी जेल का टर्म नहीं दिया गया है। अब इस केस पर क्या होगा? वहाँ तो 1/4 आपको दे दी, बट कोई सेक्शन है, कोई प्रोविजन है जो बात करता है केवल और केवल फाइन की। पनिशमेंट तो है ही नहीं, तो कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, कितना जेल दिया जाएगा? 1/4 का फाइन तो आप दे नहीं सकते हो, तो जेल का टर्म क्या होगा? इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल एंड
पहले तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, रिगरस नहीं होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्कीम, दैट इज टू से फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months when the amount of fine shall not exceed 50 rupees। 50 रुपये है तो 2 महीने से ऊपर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 months when the amount shall not exceed 100 rupees। तो अगर 100 रुपीज़ से ऊपर है तब नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आपने 50 रुपये घोटाला करा, आप देखो 50 रुपये का मतलब क्या है, अगर आप बात करो आईपीसी की, आईपीसी 1860 का लॉ है, हम 67 को आकर समझते हैं अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 67 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सेक्शन में सिर्फ फाइन की बात करी गई है, आपको इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं करी गई है। अगर इम्प्रिजनमेंट की बात करी गई है, फाइन की बात भी करी गई है, तो आपका सपोज इम्प्रिजनमेंट 6 साल का है तो आपको 1/4 × 6 पनिशमेंट मिल जाएगी। 6 साल तो आप करोगे, बट आप फिर 1.5 पनिशमेंट एक्स्ट्रा और दोगे, तो आपको टोटल 7.5 ईयर्स जेल पर रहना पड़ेगा अगर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट भी है तो। अगर इम्प्रिजनमेंट नहीं है उस केस पर क्या होगा, अगर इम्प्रिजनमेंट नहीं है तो उस केस पर आप क्या करोगे, आप उस केस पर आप जो फाइन दोगे, दिस फाइन, अगर आपका 50 रुपये का फाइन है, 50 रुपये क्यों, इतना कम क्यों, आप सोच सकते हो, बिकॉज ये लॉ 1860 का है। 1860 का 50 रुपये बहुत ज़्यादा थे, अब कुछ फिर इसकी वैल्यू नहीं है, बट तब ज़्यादा थे। अगर आपका 50 रुपये से कम का फाइन है तो उस केस में तो पनिशमेंट आपको मिलेगी, इट विल गो टू 2 months। अगर पनिशमेंट 100 रुपये की आपको दी गई हो तो 4 months, 4 month ही था ना शायद, 4 months। एक सेकंड, मेरे शायद फ़ोन आ रहा है, हाँ मेरा फ़ोन आ रहा है, एक सेकंड। लेट मी रिप्लाई गाइस, लेट मी रिप्लाई, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, मैं टेक्स्ट कर दिया बिकॉज ये फ़ोन में वीडियो पॉज नहीं कर सकता, दिक्कत है, वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है ना, वरना लॉल हो जाएगा। लेट मी चेक, हाँ हो रही है रिकॉर्ड, वरना फिर हंसी मजाक हो जाएगी भाई कि टाइम करा आया। ठीक है, तो एक सेकेंड यार, एक बार रिप्लाई करने दो मेरे को अच्छे से, बस हो गया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि पनिशेबल की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 68 की। 67 समझ में आ गया होगा आपको, हाँ, तो हम 67 समझ रहे थे। यहाँ हमने बोला कि पनिशमेंट 50 रुपये की है 2 महीना, 100 रुपये की है 4 महीना, और अगर 100 रुपये से ऊपर की कोई भी पनिशमेंट है, इन दैट केस 6 months मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी जा सकती है, इट विल बी 6 months। इसके ऊपर पनिशमेंट आप नहीं दोगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, बहुत सिंपल है, कुछ खास बात नहीं है। अब इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, पहले इसको समझते हैं। तो द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेनेवर द फाइन इज आइदर पेड और लेविड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि 68 क्या बोल रहा है, 68 बोल रहा है कि आपने आपके ऊपर 100 रुपये का, आपके ऊपर सपोज 500 का फाइन लगा। ठीक है, तो इसमें जो पनिशमेंट आपको मिलेगी, आपने देने से मना कर दिया, इट विल बी 6 months। अब 6 months में आपका 1 month हो गए, बट 1 month में कहीं से आपके पास 500 रुपये आ गए, तो आपने 500 रुपये चुका दिए। जैसे आप 500 रुपये चुका दोगे, आपको कोर्ट जेल से बाहर निकाल करके रिहा कर देगी। यू विल नॉट बी लायबल फॉर पनिशमेंट एनी मोर। 1 महीना होते ही आपने पैसे चुका दिए, आप छूट जाओगे। ठीक है, 68 ये बोलता है। 69, टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, इफ बिफोर द एक्सपायरेशन of the term of imprisonment fixed in default of payment, such a proportion of fine be paid or levied that the time of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल दे रखा है, तो एग्जाम्पल क्या है, A is sentenced to a fine of 100 rupees and to 4 months imprisonment in default of payment। हमने यहाँ बात करी थी 100 रुपये का फाइन होगा तो 4 महीने की पनिशमेंट मिलेगी।
Here, if 75 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 1 month of imprisonment, A will be discharged as soon as the first month is expired. तो अगर A 75 रुपीज़ पे कर देगा तो 1 महीने के बाद A को छोड़ दोगे, क्योंकि A ने 75 रुपीज़ पे कर दिए, 25 रुपये बचे देखो। ठीक है, पहले पूरा खत्म कर लेते हैं। If 75 rupees is paid levied at any time of the expiration of first month or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged. If 50 rupees of fine be paid or levied before the expiration of 2 months of the imprisonment, A will be discharged as soon as the 2 months are complete. If 50 rupees be paid or levied at the time of expiration of those 2 months or any later time, A continues in imprisonment, A will be immediately discharged. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं सिंपल उसमें आकर के कि सपोज A के ऊपर 100 रुपये का फाइन लगाया गया, उसने देने से मना कर दिया, तो A के ऊपर 4 महीने की पनिशमेंट इम्पोज हो जाएगी। अब 4 महीने का मतलब क्या, 25 रुपये 1 महीने के हिसाब से डिवाइड करोगे तो डिवाइड 4 करोगे तो 25 निकल करके आएगा। तो 1 महीने का मतलब 25 रुपये की पनिशमेंट 1 महीने की हो रही है, 25। ठीक है, अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सपोज A ने 75 रुपये दे दिए, A ने 75 रुपीज़ पे कर दिए, उसने मेरे पास इतने रुपये, 100 रुपये नहीं है मेरे पास, इतने मुझसे ले लो, इतने रुपये उसने पे कर दिए। तो जैसे ही उसका 1 मंथ पूरा हो जाएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, बिकॉज उसने बाकी 3 महीने के पैसे पे कर दिए हैं। अगर उसने 50 रुपये पे करे तो उस केस में 2 महीने में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 25 रुपये पे करे तो 3 महीने की पनिशमेंट के बाद छोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली ये है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम बात करेंगे, कहाँ चलेगी पेन, ये है fine leviable within 6 years or during imprisonment, that not to discharge property from liability. The fine, अब ये थोड़ा सा complicated है, the fine or any part thereof which remains unpaid may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period and the death of the offender does not discharge from liability any property which would after his death be legally liable for his death. ठीक है, समझ में आया, कॉम्प्लिकेटेड है ना। फिर पढ़ते हैं इसको एक बार। द फाइन, बात किसी चलिए फाइन की, और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड, या फाइन पूरा, उसका कोई भी पार्ट जो अनपेड हो, मे बी लेवीड एट एनी टाइम विद इन 6 years आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस पास होने के 6 साल के अंदर अंदर कभी भी उसको लेवी किया जा सकता है। अगर पनिशमेंट ज़्यादा है तो 6 year के अंदर अंदर कभी भी उस फाइन को लेवी कर सकते हो। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 years देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। तो अगर सपोज पनिशमेंट 6 साल से ज़्यादा की हो, अगर पनिशमेंट 6 साल की हो तो 6 साल खत्म होने से पहले पहले कभी आप फाइन को इम्पोज कर सकते हो। बट लेटेस्ट से पनिशमेंट 10 साल की दे रखी है, तो वो जो टाइम 6 years का है वो 10 साल का बन जाएगा। ठीक है, अगर 15 साल की पनिशमेंट है तो 15 साल का फाइन बन जाए, 15 साल के अंदर अंदर आप फाइन इम्पोज कभी भी कर सकते हो। एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल फॉर हिज डेथ। तो अब सपोज करो, उसको समझते हैं क्या है, ये क्या कह रहा है, ये है सेक्शन आपका 70। तो 70 क्या बोल रहा है, नीचे आने दो एक सेकेंड। सेक्शन 70 बोल रहा है कि सपोज करो कि ए है, ए को 6 साल की पनिशमेंट प्लस फाइन दे दिया गया। अब जो फाइन इम्पोज कर रखा है, जो फाइन इसे वसूल करना है, वो 6 साल से पहले पहले कभी भी करा जा सकता है। वो अगर 5 साल 3 महीने के बाद भी चाहे तो इम्पोज कर सकते हैं और फाइन उससे मांग सकते हैं, 5 साल 3 महीने के बाद भी। ठीक है, तो उसको देना पड़ेगा। अब लेटेस्ट से कि उसकी जो पनिशमेंट है वो 10 साल की या 15 साल की है, तो इस केस में जो टाइम दे रखा है वो 9 साल कुछ महीने हो सकता है या 14 साल कुछ महीने हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पनिशमेंट कौन सी है। अब इसके अंदर कभी भी कर सकते हो। एंड फाइनली अगर डेथ पेनल्टी दी गई हो और फाइन दिया गया हो और डेथ पेनल्टी के बाद बंदे को फांसी दे दी गई हो, बंदा मर गया हो, तो इसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, सपोज इसके पास कोई घर होगा, इससे घर को बेच करके जो पैसा निकल करके आएगा, उस पैसे से वो फाइन दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है बट कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अबव सेवरल ऑफेंसेस।
तो लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस. व्हेन anything which is an offense is made up of parts, any of which part is itself an offense. Where anything which is an offense is made up of parts, any of which part is itself an offense, the offender shall not be punished with the prison punishment of more than one of such offense unless it is to be so expressly provided. Where anything which is an offense is made up of parts, any of which part is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offense unless it is to be expressly provided. तो बेसिकली क्या बोल रहा है, सपोज बात करते हैं मर्डर की. मर्डर करा बंदूक से. अब सपोज बंदूक रखना भी एक ऑफेंस है, इसकी पनिशमेंट 3 साल की है, मर्डर की पनिशमेंट 10 साल की है, तो उसका जो पनिशमेंट होगी इसी में इंक्लूड हो जाएगी. ठीक है. तो अगर एक्ट स्पेसिफिकली कहता है कि 10 साल के साथ साथ वाली पनिशमेंट भी दी जाए तब वो 13 ईयर्स बनेगी, अदरवाइज 10 साल के साथ साथ उसको खत्म कर दी जाएगी. वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर टाइम बीइंग बाय व्हिच ऑफेंस आर डिफाइंड और पनिश्ड, और वेयर सेवरल एक्ट ऑफ व्हिच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस constitute when combined a different offense, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any such offense. तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. A gives Z 50 strokes with a stick. Here A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blow which makes up the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years, one for each blow, but he is liable for one punishment for the whole beating. ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि सपोज हम बात करते हैं हर्ट की, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की एक सेक्शन आता है जब पढ़ेंगे नीचे को हम लोग. तो ए ने जेड को 50 बार डंडा मार दिया, तो अगर पनिशमेंट हर्ट की दे रखी 1 साल की, तो अगर ए जेड को एक डंडा मारे तो उसको 1 साल की पनिशमेंट दी जाएगी. अगर ए जेड को 2 डंडे मारे तो उसको तब भी 1 साल की पनिशमेंट दी जाएगी. अगर ए जेड को 100 डंडे मारे तब भी उसको 1 साल की पनिशमेंट दी जाएगी. उसकी पनिशमेंट को आप साथ साथ काउंट नहीं करोगे, हर डंडे का 1 साल नहीं होगा. टोटल जो उसने क्राइम कमिट कर दिया उसका फिर पनिशमेंट दी जाएगी. अब ए जेड को इतना मार दे कि जेड मर जाए तो फिर वो पनिशमेंट हर्ट से बढ़ करके मर्डर पहुंच जाएगी. बट इफ व्हाइल ए इज बीटिंग जेड, वाई इंटरफियर्स एंड ए इंटेंशनली स्ट्राइक्स वाई, हियर एज द ब्लो गिवन टू वाई इज नो पार्ट ऑफ द एक्ट वेयरबाय ए वॉलंटरी कॉज्ड हर्ट टू जेड, A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another for the blow given to Y. अब इस केस पर क्या हुआ, A Y की पिटाई कर रहा है. ठीक है, मतलब A B की पिटाई कर रहा है. इसको समझते हैं. खुल जा भाई. A B की पिटाई कर रहा है, A B को मार रहा है, A B को डंडे मार रहा है, A ने 50 डंडे मार दिए, तो इन 50 डंडे की जो पनिशमेंट मिलेगी वो 1 साल की मिलेगी. अगर 100 डंडे मारे तब भी पनिशमेंट 1 साल की होगी, 1000 डंडे मारे तभी पनिशमेंट 1 साल की होगी. बट लेटेस्ट से कि सी आता है कि ए को रोकने के लिए और ए सी को भी एक डंडा मार देता है, तो इस केस में अब ए की पनिशमेंट जो होगी वो बी के लिए अलग होगी, सी के लिए अलग होगी. तो अब यहाँ टोटल पनिशमेंट 1 साल प्लस 1 साल यानी कि 2 साल पनिशमेंट बन जाएगी. ठीक है, ये इस सेक्शन पर कहा गया है. आई होप दिस इज क्लियर. अगर ना हो तो फिर मैं समझा देता हूँ एक बार कि ए ने बी को डंडे मारे, हर डंडे की पनिशमेंट मतलब डंडे मार रहे हैं, डंडे मारने की पनिशमेंट डेटा से 1 साल की है, हर्ट करने की पनिशमेंट 1 साल की है. तो अगर ए एक डंडा मारे बी को तो 1 साल की जेल जाएगा. अगर ए बी को 2 डंडे मारे तब भी 1 साल जेल जाएगा. अगर ए बी को 100 डंडे मारे तब भी 1 साल जेल जाएगा. उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा. बट लेटेस्ट से सी आ जाए ए को रोकने के लिए और ए सी को भी डंडा मार दे, तो अब बी की जो पनिशमेंट है वो अलग है, सी की पनिशमेंट अलग है. तो अब इस केस में ए 1 साल जेल जाएगा फॉर बीटिंग बी, 1 साल जेल जाएगा फॉर बीटिंग सी, तो टोटल वो 2 साल के लिए जेल जाएगा. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. ठीक है, अब आते हैं पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच. In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ए ने सपोज लेट से मर्डर भी करा है, रेप भी करा है, हर्ट भी कॉज कर रखा है, बट कोर्ट को डाउट है कि यार ए ने शायद ये काम करें नहीं करें, ए श्योर नहीं है, बट लग रहा है कि ए ने कुछ में से कोई ना कोई क्राइम तो इन्हें कर रखा है. तो इस केस में जो ए का जो पनिशमेंट होगी वो होगी जो लोएस्ट पनिशमेंट होगी. अब मर्डर की पनिशमेंट डेथ है, रेप की लेट से 20 साल की है, हर्ट की 1 साल की है, तो ए को आप 1 साल के लिए पनिशमेंट दोगे.
आई होप दिस इज क्लियर। फिर पढ़ लेते हैं। इन ऑल केस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन जजमेंट। जजमेंट ने 5 ऑफेंस दे रखे हैं और एक बंदा उन सब के लिए लायबल है, बट दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दिस ऑफेंस ही इज गिल्टी। बट कंफ्यूजन है कि इसमें से किसके लिए गिल्टी है वो श्योर नहीं हो रहा है। 5 लोगों ने क्राइम करा है बट इनमें से कुछ के लिए गिल्टी है। तो ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। अगर सपोज सबकी पनिशमेंट 20 साल की है तो 20 साल जेल पनिशमेंट होगी, बट मर्डर की डेथ है, रेप की 20 साल है, हर्ट की 1 साल है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। दिस इज द सेक्शन दैट इज रेड। फिर आते हैं 73 पर, solitary confinement. Whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for a portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale, that is to say, a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months, a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year, a time not exceeding 3 months shall exceed 1 year। तो ये कह रहे हैं कि अब किसी बंदे को अगर कोर्ट किसी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट देती है तो कोर्ट साथ में ये भी कह सकती है कि उसको 3 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद करके रखो, यानी कि अकेले बंद करके रखो। बट कब? अगर पनिशमेंट जो है वो 3 महीने से कम पनिशमेंट है, ठीक है, अगर वो पनिशमेंट 1 महीने से कम है, मतलब 6 मंथ से कम पनिशमेंट है, तो उस केस में 1 महीना आप उसको रखोगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, बाकी 5 महीने बाहर रखोगे। अगर पनिशमेंट 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच पर है, ठीक है, तो 2 महीने आप रख सकते हो, और अगर पनिशमेंट 1 साल से ऊपर की है तो मैक्सिमम 3 महीने आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद करके रख सकते हो। अब लिमिट क्या है? In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time। तो एक टाइम पे आप उसको मैक्सिमम 14 डेज के लिए बंद करके रख सकते हो। तो 3 महीने है वो आप एक दिन रखा आपने मंडे को, फिर आप हर मंडे को उसको बंद करके रख रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो। बट अगर आपको मैक्सिमम रखना है तो कुछ दिनों के लिए, तो मैक्सिमम आप 14 डेज के लिए उसको रख सकते हो, ठीक है। If in executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period। बेसिकली एक टाइम पर आप 7 दिन से ऊपर एक बंदे को अगर पनिशमेंट 3 महीने से कम है तो नहीं रख सकते हो, मैक्सिमम आप 7 दिन के लिए पनिशमेंट में उसको रख सकते हो, इन कंफाइनमेंट में उसको आप रख सकते हो। Enhanced punishment for certain offence under Chapter 12 or Chapter 16 after previous convictions. Whoever having been convicted by a court in India of an offence punishable in Chapter 12 or Chapter 16 of the Code with imprisonment of either description of term of 3 years or upward। ठीक है यार, क्या हो रहा है? सब लोग कॉल करने पे लगे हैं मेरे को। अरे यार क्या हुआ? तो बेसिकली हम बातें करें इनहेंस्ड पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 16 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। Whoever having been convicted by a court in India of an offence punishable under Chapter 12 or Chapter 16 of the Code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards, ठीक है, shall be guilty of any offence punishable under this chapter with like imprisonment for the like term, shall be subject for every subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment for a description which may extend to 10 years। तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी बंदे को चैप्टर 12 और चैप्टर 16 में पनिशमेंट दी गई हो, पहले किसी इंडियन कोर्ट ने उसको चैप्टर 12 और उसमें पनिशमेंट दी गई हो, तो उस केस पर क्या होगा? उस केस पर हम लोग जो पनिशमेंट देंगे वो पनिशमेंट हम लोग देंगे आगे बढ़ करके, मतलब उसकी जो पनिशमेंट होगी उसको अब आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोगे, 10 साल की पनिशमेंट मिनिमम दोगे। अब चैप्टर 12 और चैप्टर 16 क्या बात करते हैं हम देखते हैं एक बार। चैप्टर 16 इज ऊपर ये है सेक्सुअल ऑफेंसेस और प्रॉपर्टी वाले ऑफेंसेस होंगे। ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 16 ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी को कोई ऑफेंस करता है, या चैप्टर 12 यानी गवर्नमेंट के स्टैम्प कॉन्ट्रिब्यूट वाला काम करता है, तो एक बार उसने ऑफेंस कर दिया, उसको पनिशमेंट दी गई, सपोज उसको 6 महीने की पनिशमेंट दे दी गई, बट अगली बार वो फिर से वो क्राइम कमिट करता है, तो इस केस पर अब जो उसको पनिशमेंट आप दोगे
वो पनिशमेंट उसको आप दोगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट। तो बेसिकली हमारा जो पनिशमेंट का सेंटेंसिंग की पॉलिसी है वो ये है कि पहले तो आप देखो थ्योरी को समझोगे कि किस थ्योरी के अंदर पनिशमेंट देने वाले हो, आप डेटरेंट फैक्ट दे रहे हो, पनिशमेंट क्या दे रहे हो। इंडिया में 5 तरह की पनिशमेंट हमने प्रिस्क्राइब कर रखी है, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। ये 5 पनिशमेंट दी जा सकती है। अब पनिशमेंट कब देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है, वो हमने डिफाइन करके समझा दिया है। आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी कोर्ट दे सकती है, कोर्ट उसको पनिशमेंट कम्यूट कर सकती है, पनिशमेंट बढ़ा सकती है। एक बंदे ने ऑफेंस कर रखा है तो उसकी पनिशमेंट को आगे इंप्रूव कर सकती है। तो अपने एक बार इस सेक्शंस को आप पढ़ लेना, आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन निकल करके आते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दोस क्वेश्चंस। एंड हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के पास जो है जनरल एक्सेप्शंस। हम ये शुरू करेंगे, पहले एक हम जनरल ओवरव्यू लेंगे इसका, फिर एक एक करके इनको हम डिटेल पर समझेंगे। तो एक दिन में आई गेस 2 वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगा, बिकॉज दिस टॉपिक्स आर नॉट दैट बिग, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू कवर दिस पोर्शन वेरी फास्ट। तो जल्द मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।